अस्सलाम वालेकुम। नाउ वी स्टार्ट वारफरीन। ठीक है। वारफरीन जो है ये फर्स्ट ओरल एंटीकोएगुलेंट ड्रग थी जो डिस्कवर की गई थी। सही हो गया। जो वारफरीन है ये हम किन पेशेंट्स में देंगे? पहले हमने हेपरीन पढ़ी थी, अब हम वारफरीन पढ़ेंगे। जो वारफरीन है ये हम उन पेशेंट्स में देते हैं जिनमें थ्रोम्बस बनने का रिस्क हो या पहले से कोई थ्रोम्बस यानी क्लॉट बना हो, तो हम उसे वारफरीन एज एंटीकोएगुलेंट ड्रग देंगे। अच्छा, इसके अब हम देख लेते हैं ये सिंथेटिक डेरिवेटिव्स है। इसको ना हमने द सेम हेडिंग जिसके अंडर हेपरिन को डिस्कस किया था ना, उन्हीं हेडिंग्स के अंडर हम जो है ना वेरफ्रीन को भी डिस्कस करेंगे, ताकि हमारे लिए इसके बाद जो हमने डिफरेंसेस करने हैं इन दोनों में वो करना भी आसान हो जाए। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हेपरिन और वारफरीन है, इसको हमने मिस नहीं करना किसी भी सूरत में। जैसे हेपरिन का सबसे पहले फार्माकोकाइनेटिक्स देखी थी, इसी तरह हम वारफरीन की भी फार्माकोकाइनेटिक्स देख लेते हैं। ये एक सिंथेटिक डेरिवेटिव है, ठीक है, और ये स्मॉल होता है, लिपिड सोलुबल मॉलिक्यूल है, इस वजह से इसको हम ओरली दे सकते हैं। जैसे कि हमने इसको देखा था कि ये लार्ज था, तो इसकी वजह से हमने इसको पारेंटली दिया था, बट इसको हम स्मॉल है, लिपिड सोलुबल है, ओरल दे सकते हैं। और ये हाईली बाउंड टू द प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है, ये प्लाज्मा प्रोटीन के साथ 99% से ज्यादा जो है ना वो बाइंड कर जाता है प्लाज्मा प्रोटीन के साथ। फिर उसके बाद जो है ना इसकी एलिमिनेशन कैसे होगी? बाय द ये मेटाबोलाइज होता है बाय द साइटोक्रोम P450 एंजाइम। ठीक हो गया, और ये रेडिली क्रॉस कर जाता है प्लेसेंटा को। यहाँ पर जैसे हमने देखा था ये मेटाबोलाइज हो रहा था लीवर में बाय हेपेरिनेज, और ये ब्लड ब्रेन बैरियर प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकता था। इससे ऑपोजिट इनका इफेक्ट है। ठीक है, और उसके बाद जो है इसका हम एक्शन देखा था कि ये इमीडिएट एक्शन है, बट इसका वारफरिन का जो एक्शन है वो इमीडिएट नहीं है। क्योंकि इसका एक्शन क्यों इमीडिएट है? ये प्री फॉर्म्ड ब्लड कंपोनेंट्स के ऊपर एक्ट कर रहा था, जबकि वारफरिन प्री फॉर्म जो है ना क्लोटिंग फैक्टर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं करता। इस वजह से इसका एक्शन कैसा आता है? डिलेड इफेक्ट होता है। क्यों प्री फॉर्म के ऊपर ये एक्ट नहीं करता? अब इसका ये पता कैसे चलेगा हमें? बाय द मैकेनिज्म। इसका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है? ये क्या करते हैं? इसने इंटरफेयर करना है नॉर्मल पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ द क्लोटिंग फैक्टर्स। लीवर में जो क्लोटिंग फैक्टर्स की फॉर्मेशन होती है, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होती है, कौन कौन से क्लोटिंग फैक्टर्स? 7, 2, 9, 10। इसको हमने इसी सीक्वेंस में याद रखना है, क्योंकि ये इसी सीक्वेंस में ही बन रहे होते हैं। सही हो गया। फिर ये कैसे इंटरफेयर करेगा पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन को? असल में ये जो इसकी मॉडिफिकेशन होती है, ये इट इज अ प्रोसेस दैट डिपेंड्स ऑन द एडिक्वेट सप्लाई ऑफ द रिड्यूस्ड विटामिन के। और रिड्यूस्ड विटामिन के कैसे आता है? ये कैसे आता है? बाय द एंजाइम। ये जो एंजाइम है ना विटामिन के एपोक्साइड रिडक्टेज। ठीक हो गया, इसने क्या करना है? कन्वर्ट करना है विटामिन के एपोक्साइड को टू द रिड्यूस्ड विटामिन के। ठीक हो गया, ये रिड्यूस्ड विटामिन के फिर क्या करेगा? ये रिड्यूस्ड विटामिन के जो है ना एंटी क्लोटिंग जो क्लोटिंग फैक्टर्स है इनकी फॉर्मेशन करेगा, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन करेगा। ये आप देखिए कौन कौन से हैं? 7, 2, 9, 10। ये आ गए, थ्रोम्बिन आ गया, और दूसरे एंटी क्लोटिंग जो विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर्स कौन कौन से हैं? थ्रोम्बिन है, 7, 9, 10 है, और एंटी क्लोटिंग प्रोटीन सी और प्रोटीन एस। सही। अब यहाँ पर इसने क्या किया? इस ड्रग ने इस एंजाइम को विटामिन के एपोक्साइड रिडक्टेज को इनहिबिट कर दिया, जिसकी वजह से विटामिन के एपोक्साइड जो है ना रिड्यूस विटामिन के में नहीं कन्वर्ट हो सकेगी। यहाँ पर ये देखें, ये विटामिन के है, रिड्यूस विटामिन के, और ये है विटामिन के एपोक्साइड ऑक्सीडाइज। क्या करता है विटामिन के एपोक्साइड रिडक्टेज? इसको कन्वर्ट करेगा इसमें। ठीक है, यानी कि रिड्यूस विटामिन के में, जो के पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन करवाएगी। ठीक है, प्रोटीन फैक्टर्स की फॉर्मेशन करवाएगी, और ये किस पर डिपेंड करती है? विटामिन के ऊपर, रिड्यूस विटामिन के। इस वजह से ये इसने यहाँ पर वारफरिन ने आकर इसको इनहिबिट कर दिया, और यहाँ से फिर ये काम नहीं होगा। ये इसका मैकेनिज्म आ गया। अब ये हमने बात की कि क्योंकि वारफरिन जो है ना ये किसके ऊपर एक्ट नहीं कर रहा? प्री फॉर्म प्रोटीन फैक्टर्स के ऊपर एक्ट नहीं कर रहा, बल्कि नए जो प्रोटीन फैक्टर्स है उनको नहीं बनने देगा। जबकि नए प्रोटीन फैक्टर्स नहीं बन रहे, और जब नए प्रोटीन फैक्टर्स नहीं बन रहे, पिछले तो थे ना, जो पिछले थे वो उनकी हाफ लाइफ कितनी है? उनकी 80 to 60 आवर्स है। जो पिछले प्रोटीन फैक्टर्स पहले से मौजूद थे उनकी हाफ लाइफ है 88 to 60 आवर्स। वो इतनी इतनी देर के लिए ब्लड में पड़े रहेंगे, वो अपना एक्शन करते रहेंगे जब तक ये खत्म नहीं होते, इनके हाफ लाइफ ये इनका टाइम खत्म नहीं होता, तब तक ये प्रेजेंट रहेंगे। और फिर जब ये इनका टाइम खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएंगे, फिर उसके बाद जो नई प्रोटीन फैक्टर्स हैं वो नहीं बने होंगे, तो उसकी वजह से एक्शन जो है वो नहीं होगा, कोएगुलेशन जो है वो नहीं होगी। सही हो गया। क्योंकि अब हम इसको पढ़ लेते हैं, बिकॉज द क्लोटिंग फैक्टर्स हैव हाफ लाइफ ऑफ 8 to
60 आवर्स इन द प्लाज्मा। तो एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट जो है वो कब तक रहेगा, इज ऑब्जर्व ओनली आफ्टर सफिशिएंट टाइम हैज पास फॉर द एलिमिनेशन ऑफ द नॉर्मल प्री फॉर्म्ड फैक्टर्स, यानी कि जब तक नॉर्मल प्री फॉर्म्ड पहले से पड़े हुए फैक्टर्स रहेंगे तब तक उसका इफेक्ट रहेगा। लेकिन जब ये खत्म हो जाएंगे, इनका टाइम खत्म हो जाएगा, तो एक्शन ऑफ द वार्फेरिन जो है ना वो नहीं होगा, यानी कि वो मतलब तब स्टार्ट हो जाएगा उसका, क्योंकि उसने क्या किया, एंटी क्लोटिंग को नहीं बनने जो क्लोटिंग फैक्टर्स है उनको नहीं बनने दिया। तो जो नए क्लोटिंग फैक्टर्स नहीं बनेंगे तो उनका जो है वो इफेक्ट नहीं होगा। तो इसका इस वजह से इसका इफेक्ट क्या आता है, डिलेड आता है। ठीक है, इसका डिलेड इफेक्ट है, क्योंकि पहले से जो क्लोटिंग फैक्टर्स हैं वो अपना काम करेंगे, उसको ये स्टॉप नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन ये क्या करेंगे, नए क्लोटिंग फैक्टर्स को नहीं बनने देंगे, जिसकी वजह से जो है ना वो उसका जो नए क्लोटिंग फैक्टर्स हैं जब वो नहीं बनेंगे तो उसका कोई क्लोटिंग जो है ना इफेक्ट नहीं आएगा। फिर उसके बाद हमने बात कर ली फार्माकोकाइनेटिक्स की बात कर ली। फिर उसके बाद अब क्योंकि इसमें टाइप्स तो है नहीं वेपरिन की, लेकिन जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था वो हमने देख लिया, और इस चीज की भी रीजन देख ली कि हम इसको जो है ये क्यों इसका इफेक्ट जो है वो डिलेड है। सो है। अब उसके बाद मॉनिटरिंग की अगर हम बात करें तो मॉनिटर इसको किस तरह से हम करते हैं, प्रोथ्रोम्बिन टाइप से और आईएनआर इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो, दो तरह से इसको मॉनिटर किया जाता है। फिर उसके बाद दूसरी चीज देख लो, एक ये हो गया। और नेक्स्ट हमने देखना है एंटेगोनिस्ट। यहाँ पर हमने एंटेगोनिस्ट पढ़ा था प्रोटामिन सल्फेट, ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो एंटेगोनिस्ट है वो क्या है, वो है यहाँ पर विटामिन के। सही है, यानी कि विटामिन के जो था रिड्यूस्ड विटामिन के डिपेंडेंट हम क्या कर रहे थे, एपोक्साइड रिडक्टेज को इनहिबिट कर रहे थे। तो इसके अगर हम जो है ना एंटीडोट के तौर पर क्या दे सकते हैं, विटामिन के दे सकते हैं। जब विटामिन के देंगे तो वो क्या करेगा, नए क्लोटिंग फैक्टर्स की सिंथेसिस करेगा, जैसा कि उसको उसकी सिंथेसिस नहीं होने दे रहे थे तो उसमें भी इफेक्ट जो है वो डिले आ रहा था, तो इसकी सिंथेसिस ये कराएगा विटामिन के, तो उसका भी इफेक्ट जो है वो थोड़ा सा स्लो होगा। अब ये इसको देख लेते हैं कैसे, दी एक्शन ऑफ द वार्फरिन can be reversed with the vitamin K, but recovery requires the synthesis of the new floating factor, यानी कि पहले से पहले floating factors के ऊपर नहीं करेगा, बल्कि नए जो floating factors हैं उनकी सिंथेसिस कराएगा। सही हो गया। फिर उसके बाद इसका इफेक्ट स्लो है, इस वजह से अगर आप रैपिड रिवर्सल चाहते हो तो उसके लिए क्या करो, ट्रांसफ्यूजन करो विद फ्रेश और फ्रोजन प्लाज्मा के साथ, ठीक है, जिसमें नॉर्मल फ्लोटिंग फैक्टर्स पहले से मौजूद हो, प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स कंसंट्रेट पीसीसी विच कंटेन्स द विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर्स ओनली। सही हो गया, ये इस तरह से इसका कर लिया हमने। अब हम बात करेंगे, हमने इसकी फार्माकोकाइनेटिक एंटागोनिस्ट पढ़ लिया। अब क्लिनिकल यूजेस देख लेते हैं। क्लिनिकल यूजेस में आप देखो, जैसे कि हेपरिन के जो क्लिनिकल यूजेस थे ना, उसमें ये हम इमीडिएटली काम के लिए देते थे, इधर हम इसको देंगे क्रोनिक एंटीकोएगुलेशन के तौर पर, ठीक है। फिर उसके बाद इसके बाकी सारे जो है ना क्लिनिकल इफेक्ट्स यूजेस वो सेम एज हेपरिन है, एक्सेप्ट इन प्रेग्नेंट वुमन, यानी कि ये प्रेगनेंसी में हेपरिन सेफ था, जबकि वेपरिन प्रेगनेंसी में सेफ नहीं है, ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। ये दो चीजें, दो इफेक्ट डिफरेंस है, एक तो ये कि ये इमीडिएटली दिया जाता है, जबकि वेपरिन क्रोनिक जो है वो दिया जाएगा। फिर उसके बाद जो है ये प्रेगनेंसी में यूज कर सकते हैं और वो ही नहीं कर सकते, बाकी इनके सेम यूजेस हैं। फिर उसके बाद जो है ना एक और चीज भी आप देख लें, हमने बात की कि वार्फरिन जो है इसने क्या करना है, इसने क्लोटिंग फैक्टर्स जो है उनको इनहिबिट करना है, और जो एंटी क्लोटिंग प्रोटीन जो प्रोटीन सी है ना और प्रोटीन एस है उसके ऊपर इसका एक्शन कैसा होगा। प्रोटीन सी और प्रोटीन एस को जो है वो ये इनहिबिट करेगा, बट इनिशियली तो उसको इनहिबिट करेगा, लेकिन क्या होता है कि ना प्रोटीन सी और प्रोटीन एस की हाफ लाइफ छोटी होती है, ठीक है, जिसकी वजह से 6 to 8 आवर्स होती है, और उसके बाद जो है ना इसका इफेक्ट उसके ऊपर नहीं होगा। ये बात इसको जरा याद रख लो। फिर टॉक्सिसिटीज की जैसे इसके एडवर्स इफेक्ट है ना, इसके भी हम एडवर्स इफेक्ट पढ़ लेते हैं। एक तो ये कि ब्लीडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट है इसका, ब्लीडिंग करवा सकता है। फिर उसके बाद इनिशियली देखो अर्ली इन थेरेपी में क्या होगा, क्योंकि हाइपर कोएगुलेबिलिटी हो जाएगी। वो कैसे होगी, क्योंकि इसका इफेक्ट जो है हमने देखा कि पीस सी जो एंटीकोएगुलेंट है प्रोटीन सी और प्रोटीन एस की डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिसकी वजह से इसका इफेक्ट ज्यादा होगा, और ये क्या कर सकेगा, डर्मल वेस्कुलर नेक्रोसिस करा सकता है। दिस इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द प्रोटीन सी, जो कि एक विटामिन के डिपेंडेंट एंटीकोएगुलेंट है, लेकिन इसकी हाफ लाइफ शॉर्ट है, इस वजह से मतलब ये ज्यादा नहीं करेगी इफेक्ट, ठीक है। और इस ये क्योंकि हमने कहा प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है, तो ये बॉन्ड डिफेक्ट्स और हेमरेज भी करा सकती है। फिर उसके बाद इसकी
बिकॉज वार्फरिन हैज नैरो थेराप्यूटिक विंडो, तो इसके ड्रग इंटरेक्शंस बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है। ये यानी ड्रग इंटरेक्शन इसका मेजर कंसर्न है। ड्रग इंटरेक्शन में तीन चीजें आती हैं, एक आता है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, फिर उसके बाद साइटोक्रोम P450 इंड्यूसर्स एंड इनहिबिटर्स, फिर उसके बाद लास्ट में फार्माकोडायनामिक्स। सबसे पहले अब हम देख लेते हैं इसके साइटोक्रोम P450। आपको पता है कि इसको जो वार्फरिन है इसको कौन मेटाबोलाइज कर रहा होता है, साइटोक्रोम P450। तो क्या होगा कि जो इंड्यूसर्स होंगे उसकी वजह से क्या वार्फरिन के ऊपर इफेक्ट आएगा, और जो होंगे साइटोक्रोम P450 इनहिबिटर्स उसकी वजह से इफेक्ट आएगा। अब जो होते हैं ना इंड्यूसिंग ड्रग्स, वो क्या करते हैं कि इसकी क्लियरेंस को ज्यादा करते हैं, यानी कि इसको ज्यादा से ज्यादा मेटाबोलाइज करेंगे और इसके क्लियरेंस को करेंगे ज्यादा, जिसकी वजह से इसका इफेक्ट कम आएगा। और इसका इफेक्ट था एंटी कोएगुलेंट, तो इसका एंटी कोएगुलेंट इफेक्ट कम आएगा। और जो इनहिबिटर्स होते हैं, इसके इनहिबिटर्स में आ जाता है एमाइडारोन, ठीक है, फिर उसके बाद सिमेटिडिन और सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। इसकी वजह से इसकी क्लियरेंस क्या हो जाएगी, कम होगी, बिकॉज मेटाबोलाइज कम होगा तो वार्फरिन की क्लियरेंस कम होगी और उसका इफेक्ट जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, एंटी कोएगुलेंट इफेक्ट इसका इंक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से ये वेरिएबिलिटी आती है साइटोक्रोम P450। अब आप ये चीज देखो, जो इंड्यूसिंग ड्रग्स है उनमें कौन से आ रहे थे, मतलब एग्जांपल्स पता होने चाहिए और इसके एमसीक्यूज आते हैं। अभी मैं एक फिगर दिखाती हूँ लिपिन कोड से, वो बहुत अच्छी है, वो हमें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। यहाँ से भी देख लेते हैं इसकी जो इंड्यूसिंग ड्रग्स की एग्जांपल थी, उसमें कार्बन मेजिपिन आ जाता है, फेनिटोइन, रिफेम्पिन और बार्बिचुलेट्स। अब हम यहाँ से देख लेते हैं लिपिन कोड से। लिपिन कोड में इन्होंने ये फिगर जो है ना 21.16 इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से एमसीक्यूज आते हैं। अब जैसे हमने अभी बात की कि जो वार्फरिन है इसको मेटाबोलाइज करना है साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स ने इन द लिवर। अब जब ये कुछ इस ड्रग्स के इंड्यूसर्स होते हैं और कुछ इनहिबिटर्स होते हैं, जैसे कि जो इंड्यूसर्स हैं उसमें हमारे पास आ जाएंगे क्रोनिक अल्कोहल इंजेक्शन, बार्बिचुलेट्स, कार्बामेजिपिन और रिफेम्पिन। ये क्या करेंगे, इसके मेटाबोलाइज को स्टिमुलेट कर देंगे, इसका मेटाबॉलिज्म होगा बॉडी से क्लियर हो जाएगी और इसका जो एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट है वो इटेनुएट हो जाएगा, ठीक है, कम हो जाएगा। फिर उसके बाद जो वार्फरिन है, अगर इसके इनहिबिटर्स हम दे दें तो ये इनहिबिटर्स क्या करेंगे, एक्यूट जो इसमें आ जाते हैं एक्यूट अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन, अमाइडारोन, फ्लोकोनाजोल, थिकजोल और मेट्रो, ये सारे आपने देख लेना, अच्छे से याद कर लेने हैं। फिर उसके बाद ये क्या करेंगे, इसके वार्फरिन के मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर देंगे। जब वार्फरिन का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो इसका इफेक्ट एंटी कोगुलेशन इफेक्ट जो है वो पोटेंशिएट हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। एक तो चीज ये होगी। दूसरा आता है ये जैसे एंटी प्लेटलेट ड्रग्स होते हैं, जो एंटी प्लेटलेट ड्रग्स हैं इसमें आप देखो जैसे एस्पिरिन है, ये क्या करेगा, प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट कर देगा, बिकॉज इट इज एंटी प्लेटलेट, जिसकी वजह से भी एंटीकोगुलेशन का इफेक्ट जो है ना, एंटीकोगुलेंट इफेक्ट वो भी पोटेंशिएट कर देगा। सही होगा। हमने एक इसका देख लिया साइटोक्रोम P450 इंड्यूसर्स और इनहिबिटर्स, ये हमने वो देखा है इसके ड्रग इनहिबिटर्स, ड्रग इंटरेक्शंस में एक चीज ये देख ली। सेकंड जो ड्रग इंटरेक्शंस में प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग हमने देखा है कि इसकी प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंडिंग बहुत ज्यादा होती है, 99% केसेस में प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड होता है, ठीक है। अब ये देखो वार्फरिन इज हाईली बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक हो गया, हाईली बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन लाइक एल्ब्यूमिन। अच्छा, ये इसकी जो है ना ये बाइंड कर रहा है, तो ये इसकी प्रिवेंट करेगा इसको डिफ्यूज होने से टू द सेरिब्रल स्पाइसियस, ठीक है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड हो गया, फिर उसके बाद यूरिन हो गया, ब्रेस्ट मिल्क वगैरह, ठीक है। लेकिन कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनका जो है ना वार्फरिन से ज्यादा उनके पास अफिनिटी होती है कि वो एल्ब्यूमिन यानी प्लाज्मा प्रोटीन के साथ जाके बाइंड कर जाए। इसकी एग्जांपल है सल्फोनामाइड। अब अगर सल्फोनामाइड किसी बंदे ने वार्फरिन भी ली हुई है और सल्फोनामाइड भी ली हुई है, तो वो सल्फोनामाइड क्या करेगी कि जो वार्फरिन प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड की हुई थी तो उसको रिप्लेस कर देगी और खुद जाकर बाइंड कर जाएगी एल्ब्यूमिन के साथ। तो वो जो वार्फरिन था पहले वो बाउंड फॉर्म में था, वो फ्री हो गया, एक्टिव हो गया और उसका जो एंटीकोगुलेंट इफेक्ट है वो पहले से ज्यादा हो गया। सही है, ऐसे दिखाया हुआ सल्फोनामाइड कैन डिस्प्लेस द एंटीकोएगुलेंट एंड लीड टू ट्रांजिट एलिवेटेड जो है ना उसका एक्टिविटी हो जाएगी। और ड्रग्स दैट अफेक्ट वार्फरिन बाइंडिंग टू द प्लाज्मा प्रोटीन कैन लीड टू द वेरिएबिलिटी इन द थेरेप्यूटिक रिस्पांस। ऑब्वियसली जो थेरेप्यूटिक रिस्पांस पहले आना था वो उस तरह का अब नहीं आएगा। ये चीजें पढ़ ली हमने। ये इसके जो है ना आ जाते हैं एडवर्स इफेक्ट में, और भी वैसे एडवर्स इफेक्ट है। सबसे पहले हमने ब्लीडिंग जैसे वहां पे भी देखा था, स्किन लीजन्स की भी बात कर ली थी, और बाकी भी मतलब जो भी है लाइक पर्पल टो सिंड्रोम, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है ना इसमें क्या होता है, पेनफुल जो है ब्लू ब्लू टिंज्ड डिस्कलरेशन हो जाती है टो की। बस ठीक है, वार्फरिन टेराटोजेनिक वो भी हमें पता है प्रेगनेंसी में